हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल एक ही बीएससीसी जोन में। आज जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूं उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शनेट। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज होता है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, एक परसेंटेज चैप्टर और एक रेशो, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर एग्जाम में यूज होता है। तो आपको मैथ पे कमांड होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शनेट का अच्छा सा नॉलेज हो। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए और बी का रेशो 7:9 है और बी और सी का रेशो 5:7 है तो ए और सी का रेशो क्या होगा। तो जरा गौर से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका ए और बी का रेशो जो है वो है 7:9 और B:7 का रेशो है 5:7। तो पहला काम हमारा क्या होता है, A:B:C निकालना। तो देखो कैसे निकालोगे, A:B है 7:9। अब देखो B:7 है 5:7, हम इसको यहां तो लिख नहीं सकते तो हम नीचे लिख देते हैं 5:7। अब कंप्लीट रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ब्लैंक सी जगह है ना, यहां पे हम कोई नंबर डालेंगे। तो कौन सा नंबर डालेंगे, जो भी इसके साथ में हो। जैसे यहाँ पे 9 है तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 5 35, 9 5 45, 9 7 63। तो ये आपका एक तरह से A:B:C आ गया है 35:45:63। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A:C पूछा गया है आपसे, तो A हमारा 35 है और C हमारा 63 है। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ओके, लास्ट चैप्टर जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं 3 चैप्टर, उसमें कुछ एक बच्चों का सजेशन था कि क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा जाए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया हिंदी में लिखने की। ये गूगल ट्रांसलेशन से हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें एरर हो, तो आप उसको इग्नोर करना और कोशिश करना कि क्वेश्चन इससे आपको समझ में आ जाए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि 500 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C एंड D, यानी 5600 रुपए को A, B, C, D में डिवाइड किया जाता है। इस रेशो में, ये रेशो है एक्चुअली में कि A और B का रेशो क्या है 1:2, B:C का रेशो है 3:1 और C:D का रेशो है 2:3। अब आपको A प्लस B का क्या शेयर होगा वो निकालना है। तो जरा गौर से देखो क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या करेंगे, A:B:C:D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A हमारा 1:2 है, B हमारा 3:1 है, C हमारा B:C हमारा 3:1 है और C:D हमारा 2:3 है। तो देखो क्या करना था हमें, मैंने बताया था जैसे नेबर को बिठाओ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2। अब देखो D का भी नेबर 2 ही है तो 2, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3, ये 2 है तो यहाँ पे भी 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 12, 4 एंड 6। अब दो सब में कॉमन आ रहा है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 3:6:2:3। तो ये आपका आ गया A:B:C:D इज इक्वल टू 3:6:2:3। अब जरा गौर से देखो, टोटल 5600 रुपए है हमारे पास जो तीनों में बांटना है। किस रेशो में, 3, 6, 2 और 3। आप इसका सम करो, यानी कि अगर A, B और C, D का सम करें तो ये आ रहा है 14। तो 5600 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 5600 की। हमें चाहिए किसकी, A और B की। तो जरा गौर से देखो, A की 3 है और B की 6 है, तो 3 + 6 9, यानी कि 5600 वैल्यू है 54 की और हमें 9 की चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3600। यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेसल कंटेन्स द वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5 एंड 7:9। देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, एक्चुअली में 2 वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5 एंड 7:9। देखो इसको हम करते कैसे, हमारे पास 2 वेसल है, से वेसल 1 एंड वेसल 2। इनमें क्या है, कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है। क्या है, जो फर्स्ट वेसल है उसमें रेशो है 7:5, यानी कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। और इसको थोड़ा इग्नोर करना, कुछ एरर आ रहा है इसमें, मैं चेक कर लूंगा अगले वीडियोस में। तो और वेसल 2 में जो रेशो है वो है 7:9। अब जरा गौर से देखो, अगर हम वेसल फर्स्ट की बात करें तो
आपका काम क्या है ना, इनको इक्वल बनाना। देखो कैसे, 7 प्लस 5 ये 12 है और 7 प्लस 9 16 है। तो पहला काम क्या है, आप ये मत पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको इक्वल बनाओ। देखो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, हम 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। देखो 48 आया, तो 48 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो मिल्क आ जाएगा 28 और वाटर आ जाएगा 20। आप इसको 3 से कर रहे हो तो ये 21 और ये 9 3 जा 27। अब जरा गौर से देखो, ये क्या कह रहा है कि इफ बोथ वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशो 1:1, यानी कि इसमें से एक निकाला गया है और इसमें से भी एक निकाला गया है। तो जब आप इसमें से एक निकालोगे यानी 28 into 1 28 एंड ये तो मिल्क का आ गया है, और वाटर पहले से कितना निकलेगा 20 into 1 20। ये तो पहले बर्तन से निकाला गया है। दूसरे बर्तन में देखो 21 था, 21 into 1 21, अगेन 27 into 1 27। आप इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 47। तो ये आपका आंसर है 49:47। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 2:1 3:1 3:2। देखो 3 वेसल है यहां पे, से वेसल 1 वेसल 2 वेसल 3। तीनों में क्या है, मिल्क एंड वाटर। जो पहला है उसका रेशो है 2:1, जो दूसरा है उसका है 3:1, और जो तीसरा वेसल है इसका है 3:2। तो जरा गौर से देखो, ये 3 आ रहा है, ये 4 और ये 5। तो पहला काम क्या है, इसको इक्वल बनाना। तो 3 4 और 5 का एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 60। हमें यानी सबको 60 बनाना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 4 और 5 का हमने एलसीएम लिया 60, इसको 60 बनाओ, तो 23 जा 60, 15 4 जा 16 एंड 12 5 जा 16। अब क्योंकि आप इसको कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये 2 एक्चुअली में 40 हो जाएगा, ये 1 20 हो जाएगा। 15 से यहां किया तो 45, 15 से किया तो ये 15, अगेन 12 से करेंगे तो 36 और 12 से करेंगे तो ये 24। अब जरा गौर से देखो, तीनों की कैपेसिटी सेम है, यानी कि तीनों को ऐड कर दो। हमने भी तो कैपेसिटी तीनों की सेम बना दी है ना, तीनों की कैपेसिटी 60-60 है और 10-10 लीटर की कह रहा है। अब आपसे ये पूछा गया कि रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो क्योंकि तीनों की कैपेसिटी सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 40 प्लस 45 प्लस 36, तो 85 6 91 30 121, 20 प्लस 15 35 और 24 59। ये आपका आंसर हो जाएगा 121:59। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, देखो क्या कह रहा है कि इन 2 kg ऑफ मेटल, 2 मेटल है हमारे पास, एक मेटल है 2 किलो का और दूसरा मेटल है 3 किलो का। तो 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जस्ता है, यानी कि 1/3 जिंक है, जिंक और कॉपर। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इक्वली बनाएंगे। 1/3 जिंक है, तो अगर जिंक 1 है तो कॉपर 2 हो जाएगा। ये मेटल 1 में है, तो मेटल 2 का रेशो क्या हो जाएगा, मेटल 2 आ जाएगा आपका बेसिकली 3 kg ऑफ मेटल कंटेनिंग 1/4 जिंक, यानी 1:3। तो देखो ये 3 है और ये 4 है। पहला काम आपका इक्वल बनाना ही है, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, हमें 12 बनाना है। अब जरा गौर से देखो, तो ये 4 से कर रहे हैं, तो 1 into 4 4, 4 into 2 8, इसको 3 से कर रहे हैं तो 3 and 9। अब देखो ये इक्वल बन चुका है, ये आ जाएगा 4:8 और ये आ गया आपका 3:9। अब क्या कह रहा है कि पहले मेटल से 2 उठाया गया है और दूसरे मेटल से 3 उठाया गया है, तो पहले वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 into 2 8 into 2, ये जिंक और कॉपर निकल जाएगा, और दूसरे से 3 निकाला जा रहा है, यानी कि 3 into 3 9 into 3। अब इसको ऐड कर दो, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, 8 प्लस 9 17, 8 2 जा 16, 9 3 जा 47, सॉरी 9 3 जा 27, 27 प्लस 16 43। तो आपका रेशो आ जाएगा 17:43। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो छठा क्वेश्चन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में, तो बहुत जरूरी है आपका ये क्वेश्चन अच्छे से आना आपको समझ में। देखो क्या है, ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इट्स 16:12:9। अब जरा गौर से देखो, 3 आदमी हमारे पास, ए बी और सी।
इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो है 16:12:9, ये तीनों रेशो दे रखा है। और इनकी जो टोटल इनकम है वो 15:30 है। अब हमारे पास टोटल इनकम नहीं पता हमें कि इनका इनकम का रेशो क्या है, वही हमें निकालना है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ बीस इनकम इफ दे सेव 20, 25 एंड 40% ऑफ देयर इनकम। यानी कि ए जो है अपनी इनकम का 20% बचा रहा है, बी अपनी इनकम का 25% बचा रहा है और सी अपने इनकम का 40% बचा रहा है। तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर वो 20% बचा रहा है तो ए कितना खर्च करता होगा? 80%। तो ये जो 16 है ये एक्चुअली में 80% है। तो 60 अगर 80 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी? 20। यानी कि अगर आप इनकम के बारे में बात करो तो यहां से ए की इनकम आ जाएगी 20। अब जरा बी का देखो, बी कह रहा 25% बचाता है तो 75% खर्च करता होगा। तो 12 किसकी वैल्यू है? 75 की। तो 100 की कितनी होगी? यहां से निकाल सकते हो, ये 16 आ जाएगा। और ऐसे ही ये अपने इनकम का, सी अपने इनकम का 40% बचाता है तो 60% खर्च करता होगा। तो ये 9 जो है ये 60 की वैल्यू है। तो 100 की कितनी होगी? इसको भी सॉल्व कर दोगे आप, ये आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ओके, अब जरा गौर से देखो, तीनों का अगर हम इनकम ऐड कर दे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया 51। 20 + 16 + 15 51 है। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इज दिस एंड देयर टोटल इनकम इज 1530। यानी कि ये 1530 जो है ये किसकी वैल्यू है? 51 की। और हमें चाहिए किसकी? तो ये कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ बीस इनकम, और बी की इनकम कितनी है? 16। तो इसको 30 से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 480। ये आपका आंसर है। ये एक्चुअली में बी की इनकम हो जाएगी। ऐसे ही आप ए और सी की भी इनकम निकाल सकते हो। अगर वो क्वेश्चन पूछता तो हम निकाल देते। चलते अगले क्वेश्चन पे, सेम ही है क्वेश्चन नेक्स्ट भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए बी सी 60/60, यानी 6060 रुपए है तीनों की इनकम मिलाकर। ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, बी अपने इनकम का 85% खर्च करता है, सी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। वहां पे सेविंग का रेशो दे रखा था और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। द रेशो ऑफ सेविंग इज 5:6:9। देखो 3 बंदे थे तुम्हारे पास, ए बी और सी, और इनके सेविंग का रेशो है 5:6:9। यहां से आप इनकम का रेशो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे इनकम का? देखो यहां सेविंग का रेशो है 5, 6 और 9, और ए अपने इनकम का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। तो कुल मिला के ये 5 क्या है? ये 5 जो है वो उसकी सेविंग है, और सेविंग कितनी है? 20%। तो 100% कितना होगा? क्योंकि देखो इनकम हमेशा 100% होगा। तो ये आ गया 25। तो ए की इनकम तो 25 आ गई। ऐसे ही आप डी देखो, ये जो 6 है ये 85% खर्च करता है तो यानी 15 की वैल्यू होगी। तो 100 की कितनी होगी? 40। और ऐसे ही सी जो है अपनी इनकम का 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा। तो 9 जो है वो 25 की वैल्यू है। तो 100 की कितनी होगी? 36। अब अगेन इनकम का रेशो आ गया 25:40:36। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 101। अब जरा गौर से देखो, 6060 जो है वैल्यू है 101 की, चाहिए किसकी? फाइंड द इनकम ऑफ ए। ए की इनकम कितनी है? 25। तो ये आ जाएगा 25 इंटू में 6 150, यानी कि 1500। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें ना क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे इजी करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ₹500 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ₹16 मोर ऑफ 2/5 ऑफ ए शेयर, 70 लेस देन 3/4 ऑफ बी शेयर एंड 4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 500 रुपए को ए बी सी में ऐसे डिवाइड किया जा रहा है कि अगर ए के इनकम का 2/5 में हम 16 जोड़ दें, यानी कि ए के इनकम का 2/5 में हम 16 ऐड कर दें, बी के इनकम के 3/4 में हम 70 घटा दें, और सी के इनकम के 3/5 में हम 4 घटा दें, तो ये तीनों इक्वल होगा। ओके, अब देखो ये जो तीनों टर्म्स है ये तीनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा गौर से समझो
कि यहाँ पे तो हम एक्चुअली में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बट ऐसी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो। तो क्या हम कैसे कोई वैल्यू लेंगे? तो पहले देखो c को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3/5 से। तो ऊपर वाला टर्म देखना है बस, 3, b के साथ भी 3 है और a के साथ भी 3 है। तो आप यहाँ पे जो भी टर्म लोगे ना, 3, 3 और 2 का जो भी एलसीएम होगा, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो हम उसका ना 6 के फैक्टर में लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 6k। आप 6k, 6p, 6z कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां से आपको क्या करना है कि ये तीनों ही इक्वल है किसके, 6k। तो a की वैल्यू निकालो k के टर्म्स में। तो देखो क्या आ जाएगा, 2a/5 + 16 इज इक्वल टू 6k। सो 2a/5 इज इक्वल टू 6k माइनस 16। सो यहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 उधर गया, 15k माइनस 40। आप ऐसे ही यहां पे b की वैल्यू निकालोगे, तो b की वैल्यू जो आएगी आपकी 6k + 70 इंटू 4/3 आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8k, ये माइनस है यहां पे, 280/3। ऐसे ही c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6k + 4 इंटू में 5/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा c इज इक्वल टू 10k माइनस 20/3। अगेन यहां पे ये ओके ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 20/3। ओके है, ये आपका a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों को मिला के कितने पैसे मिले हैं, a, b और c मिला के 500 है। तो a की वैल्यू थी हमारी 15k माइनस 40, b की वैल्यू है 8k + 280/3 और c की वैल्यु है 10k + 20/3 इज इक्वल टू 500। आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40/3। इसको सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी 40/3। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे पूछा रहा है कि फाइंड b शेयर। अब जरा गौर से देखो, b का शेयर क्या है, b का शेयर है 8k + 280/3। 8 इंटू में 40/3 प्लस 280/3, तो ये 320 + 280 600/3 विच इज इक्वल टू 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दो क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। कई बार मैं दिन में 2-2 वीडियोस भी डालता हूं, तो इसलिए आप बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रही है वो बार, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे इस वीडियो में इग्नोर करो। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 वीडियो में वो ठीक हो जाए। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑन AKB SCC Zone। फेसबुक पे हर वीडियो की लिंक है मेरी लाइन से, तो आप इसीलिए फेसबुक पे मुझे जरूर फॉलो करो AKB SCC Zone पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी होता है आपको तो प्लीज इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKB SCC Zone में। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट की दूसरी क्लास करने वाले हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि इसको समझने में ज्यादा मुश्किल ना आए। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B 3:2। जो A और B के इनकम का रेशो है वो 3:2 है और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 4:3 है। अगर वो दोनों 2000 और 900 रुपए बचाते हैं तो उनकी इनकम कितनी होगी? तो जरा गौर से देखो, दो बंदे हैं यहाँ पे A और B। अब अगर हम इनके इनकम की बात करें तो भाई साहब की इनकम है 3 और B की इनकम है 2। जब मैंने आपको पहले भी बताया, जब कभी भी टर्म्स आ जाए, अगर रेशो में होता तो हमें एक्सप्लेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कभी टर्म्स आ जाए तो हम वहां पे क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे। अब जरा गौर से देखो, तो ये हम क्या करते हैं, रेशो को 3x और 2x लिख लेते हैं, यानी कि जो A का जो इनकम है वो 3x मान लेते हैं और B का इनकम है 2x। अब जरा गौर से देखो इनकी सेविंग कितनी है। A की सेविंग है 2000 और B की सेविंग है 900।
900। तो क्या आप ये कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर जो होगा ए का वो है 3x माइनस 2000 और बी का एक्सपेंडिचर होगा 2x माइनस 900 और एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3। सो आप ये कह सकते हो कि 3x माइनस 2000 अपॉन में 2x माइनस 900 इज इक्वल टू 4:3। इसको सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 3600 इज इक्वल टू 9x माइनस 6000 ओके। सो ये 8x एक्चुअली में, आप 8x को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2400। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड देयर इनकम। तो x की वैल्यू 2400 है, a की जो इनकम थी वो 3x यानी कि 7200 और b की जो इनकम है वो है 2x यानी कि x की वैल्यू यहां पे 2400 पुट करोगे तो 4800 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो क्या कह रहा है कि द रेशो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल एज सैलरी एज 6:5। अब जरा गौर से देखो क्या है कि एक फैक्ट्री है, उसमें ना कुछ मेल काम कर रहे हैं और कुछ फीमेल, तो उनको जो रेशो जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना वो 6:5 है। ध्यान रखना ये पर हेड नहीं है, ये पर हेड नहीं है, ये टोटल है। से हमारे एक फैक्ट्री है उसमें कितने भी लेबर हो सकते हैं, तो मान लो कि एक फैक्ट्री अगर 110 रुपए बांटता है तो 60 रुपए मेल को जाता है और 50 रुपीज फीमेल को जाता है। तो ये वो रेशो है, ये टोटल सैलरी है, ये पर हेड नहीं है। और सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3। अब जरा गौर से देखो, टोटल सैलरी मेल को कितना दिया जा रहा है 6 और फीमेल को 5। अब जरा गौर से देखो पर हेड सैलरी कितनी दे रखी है 2 एंड 3। तो यहां से आप नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हो। कैसे? अब जरा गौर से देखो, दो लोगों में 6 रुपए बांटा गया है तो पर हेड 2 आ जाएगा और यहां पे 3 लोगों में 5 बांटा जा रहा है तो 5:3 हो जाएगा। सो यह आ गया 3 और यह है 5:3। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यह आ जाएगा 3:5:3। इस 3 को इधर ले आओ, यह आ जाएगा 9:5। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल क्वेश्चन था। 6 और 2 को डिवाइड कर दिया, 5 और 3 को। कई बार क्या होता है हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं और फिर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो जरा गौर से देखो क्या है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं क्या है। ये कह रहा है कि रेशो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी 3:4:5। पिछले साल की जो इनकम थी ना ए बी और सी की, ये लास्ट ईयर की, ध्यान रखना, वो थी 3:4:5। While the ratio of last year's income to current year's income is 4:5। यानी कि ए की इनकम अगर लास्ट ईयर 4 है तो इस बार 5 को क्या 5 हो जाएगा। यानी कि जो ए का रेशो है, सैलरी का जो रेशो है वो 4 से 5 हो गया। यानी पिछले साल अगर वो 4 रुपए कमाता था तो इस साल 5 रुपए कमाएगा। बी का भी ऐसे ही है, पिछले साल अगर वो 2 रुपए कमाता था तो इस बार 3 रुपए, और सी अगर पिछले साल 3 रुपए कमाता था तो इस बार 4। तो अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर इज 98,500। देखो पिछले साल का जो करंट जो इनका इनकम का रेशो था वो 345 था, लेकिन इस साल का जो करंट इनकम है वो है 98,500। और आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। यानी कि बी और सी, यहां पे ये रेशो नहीं है, ये कॉमा है। अब जरा गौर से देखो, हम सिंपल एक तरीका तो ये है कि 3 × 5/4 कर दे, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी और सी का जो पहला टर्म्स है ना उनका एलसीएम निकाल देते हैं। 4, 2 और 3, तो ये 12 आ गया ना। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। ध्यान रखना 4, 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया है 12, तो ये आ जाएगा 12 या 36, 12 4 48 और 12 पंचे 60। यानी कि लास्ट ईयर की जो इनकम थी ए बी सी की, ये है रेशो। अब जरा गौर से देखो, ए का जो सैलरी है वो 4 से 5 हो गया, यानी कि पिछले साल 36 था, 36 वैल्यू किसकी थी 4 की, तो इस साल की क्या हो जाएगी 45। ये तो लास्ट ईयर की थी इनकम। करंट ईयर का रेशो क्या होगा, करंट ईयर का 45। ऐसे ही देखो 48 वैल्यू किसकी थी 2 की,
3 की कितनी हो जाएगी 72 और ये आ जाएगा आपका 80। यानी ये जो रेशो है ये है करंट ईयर का रेशो। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 72, 80, 152, 197। यानी करंट ईयर की इनकम कितनी है इन तीनों को मिला के 197। लेकिन क्वेश्चन में कितना है 98,500। तो किसकी वैल्यू है 197 की। हमें निकालनी किसकी है बी एंड सी की। तो बी की तो देखो 72 है प्रेजेंट इनकम, और ऐसे ही अगर हम इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो पहले तो उसको सॉल्व करते हैं। ये 5 से कटा 500 इंटू में 72 तो यानी कि 36,000। ये बी की सैलरी हो जाएगी और सी की सैलरी हो जाएगी 40,000। अगर दोनों का ऐड करने के लिए बोला जाता तो 76 हो जाता। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये 12 है जो आपको इस क्वेश्चन में टाइम बचाएगा। जो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इज 3:7:4। द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3:7 एंड ए से सेव्स 1/7 ऑफ हिज इनकम, और यू कैन से 14.27% ऑफ हिज इनकम। तो फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों का जो इनकम का रेशो है वो 3:7:4 है। तो हम क्या करते हैं इसको 3x 7x और 4x लिख देते हैं। ये क्या है एक तरह से इनकम का रेशो। नाउ इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशो है हम उसको 435 है तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं 4y 3y एंड 5y। अब जरा गौर से देखो यहां पे हमने x और y क्यों लिया है, क्योंकि टर्म अगेन 1/7 आ गया। तो अगर पूरा क्वेश्चन में रेशो नहीं है तो हमें xy लेना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखो ए भाई साहब जो है इनकम, ए की इनकम 3x है और एक्सपेंडिचर है 4y, और ये कह रहा है कि ए सेव्स 1/7 ऑफ हिज इनकम। यानी कि अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो अगर ए की इनकम 7 है तो सेविंग कितना होगा 1 और एक्सपेंडिचर कितना होगा 6। तो मैं कह सकता हूं कि ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है वो 7:6 है। सो यू कैन से 3x अपॉन में 4y इज इक्वल टू 3x इनकम तो 7/6। अब 3 को इधर ले जाओ, y को उधर ले आओ, तो x/y आ जाएगा आपका 28 अपॉन में 80। 7 4 28, 6 3 18, ये कट रहा है 14:9। सो x और y का रेशो आ गया है 14:9। अब यहां वैल्यू पुट कर दो तो यहां से इनकम का रेशो आ जाएगा 42। ए की इनकम 42 है, बी की इनकम 98 है और सी की इनकम 14 4 56 है। वही अगर हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो एक्सपेंडिचर y की वैल्यू 9 है तो पुट करते रहो 36 27 और 9 5 45। अब आपसे पूछा क्या गया है सेविंग का रेशो किन तीनों का ए बी और सी का। अब जरा गौर से देखो ए 42 रुपए कमाता है और 36 रुपए खर्च करता है तो ए 6 रुपए बचाता होगा, बी 98 रुपए कमाता है और 27 रुपए खर्च करता है। तो ये आ जाएगा आपका 61। 8 में से 7 गए 1, 7 में से 2 गए 5, तो ये आ जाएगा 98 था तो 9 में से 2 गया तो 7, ये 71 आ जाएगा। यानी 6:71 और 56 में से 45 गया तो 11। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 6:71:11। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या आपसे ये कहा जाएगा कि जैसे एक डॉग है एक रैबिट है, ओके, दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। से कुत्ते ने खरगोश का पीछा करना स्टार्ट किया। जो जब एक डॉग 7 छलांग लगाता है तो खरगोश उतने में 6 छलांग लगाता है। ओके, ये कह रहा है कि अ डॉग टेक्स 6 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स इन द रैबिट। अब जरा गौर से देखो उसको करना कैसे है हमें। सबसे पहले हमने यहां लिख लिया डॉग और यहां लिख दिया रैबिट। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके लीप्स की, यानी कि छलांग की। तो जब तक डॉग जो है 6 लीप लेता है उतने में रैबिट 7 छलांग ले लेता है। अब जरा गौर से देखो डिस्टेंस जो है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड का हमेशा उल्टा होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। से मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। ए मान के चलो कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है और बी जो है वो 20 किलोमीटर चलता है, तो इनका जो स्पीड का रेशो हो जाएगा ना वो 20:10 हो जाएगा। यानी कि ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा और ये
10, यानी कि सॉरी टाइम के बारे में बात करो, टाइम से इन्वर्सनली होता है। यानी कि अब मान लो कि ए 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है और बी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 20:10 में होगा, यानी कि इनवर्सनली। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट। अब जरा गौर से देखो, रैबिट जितना 6 में कवर कर रहा है, डॉग 5 में ही कवर कर रहा है, तो इनका जो रेशो हो जाएगा वो 5:6 हो जाएगा। तो डॉग का 6 और रैबिट का 5, तो ये आ जाएगा आपका 36:35। ये आपका आंसर है। एक बार और देख लो ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अ डॉग चेसेस अ रैबिट, द डॉग टेक्स, ये डॉग है और ये रैबिट है। जब तक डॉग 6 छलांग लगाता है तो रैबिट 7, और जब डिस्टेंस कवर के बारे में बात करते हैं तो रैबिट जब तक 6 लगाता है, यानी कि रैबिट 6 लगा रहा है तो वो डॉग पे आ जाएगा, और डॉग 5 लगा रहा है तो वो रैबिट पे आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 36:35। ये एक तरह से आपका इनकी स्पीड का रेशो आ जाएगा, यानी कि द रेशो ऑफ देयर स्पीड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है। यानी कि एक डॉग है, एक लायन है और एक लोमड़ी है। जो कुत्ता है वो शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है, यानी कि इसकी 7 जो है वो 10 के बराबर है, और एक लोमड़ी जो है शेर के हर 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेता है, तो फॉक्स उतने में ही 12 छलांग लगा देती है। तो अब देखो ये तो आपका एक तरह से लीप्स आ गया। अब यहां से आप टाइम का रेशो निकालोगे। देखो टाइम का रेशो कैसे निकलेगा, ये कह रहा है कि डिस्टेंस कवर बाय लायन इन 15 जंप्स, यानी कि 15 छलांग में शेर द्वारा तय की गई दूरी लोमड़ी से 20 जंप के बराबर है। यानी कि हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओके, लायन जितना 15 जंप में कवर कर रहा है उतना ही फॉक्स 20 में कर रहा है, और जो डॉग है वो उतना ही 5 में कर रहा है। अब एक बात बताओ, हम ये डायरेक्ट यहां नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखो ये तो डिस्टेंस का है, ये एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस का रेशो है। हमें टाइम का रेशो चाहिए, तो आप क्या करो, 5, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। तो इसको ये 12 5 जा 16, 15 4 जा 16, 23 जा 16, ये जो है ये टाइम का रेशो आ जाएगा 12:4:3। तो यहां लिख दो 12, 4 एंड 3। अब आपका यहां से स्पीड का रेशो आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें हमें टाइम का रेशो निकालना होता है, इसीलिए हम रिवर्स कर देते थे। तो यह आ जाएगा 84:40:36। ये कट रहा है 4 से, तो 21, 10 एंड 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कैसे करना है, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। यानी कि अगर मान लो एक गोल्ड है, उसका वेट अगर 6 kg है तो उसका कीमत कितना होगा, 36। अगर 8 है तो 64, अगर 10 है तो 100। ओके, लेकिन एक आदमी ने उसको ब्रोक किया, अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशो 3:2:1। अब जरा गौर से देखो किस रेशो में उसने तोड़ा है गोल्ड को, 3:2:1 में। अब एक बात बताओ, यानी कि एक पार्ट 3 है, एक 2 है और एक 1 है, तो यानी कि स्टार्टिंग में 6 रहा होगा उसका प्राइस, आई मीन उसका जो वजन है वो 6 रहा होगा, तो उसको 36 में बेचा गया होगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो जिसका वजन 6 है उसको आप 36 में बेचा जाएगा, और उस दुकानदार ने इसको 36 रुपए में खरीदा है, लेकिन उसने किया क्या है कि इसको तोड़कर बेचा है। तो अब जरा गौर से देखो, तो ये जो पार्ट 6 का जो 3 कर दिया है, तो अब इसको ये सिर्फ 9 रुपए में बेच पाएगा, 2 वाले पार्ट को 4 रुपए में बेच पाएगा और 1 वाले पार्ट को 1 में ही बेच पाएगा। यानी कि जो इसने 36 रुपए में खरीदा था, क्योंकि उसने इस 6 पार्ट को ब्रेक कर दिया 3, 2 और 1 में, तो अब जरा गौर से देखो 9, 4 और 1, यानी कि 14 रुपए में ही बेच पा रहा है, तो उसको लॉस हुआ है। जाहिर सी बात है, 36 रुपए में खरीदा है और 14 रुपए में बेचा है, तो कितने का लॉस हुआ, 22 रुपए का। अब जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशो 3:2:1 एंड सोल्ड, इनकर्स अ लॉस ऑफ 4620, यानी कि 4620 रुपए का लॉस हुआ है। तो इनिशियल प्राइस क्या होगा। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस कितना है, 22, लेकिन इन्होंने दे रखा है 4620, तो 4620 किसकी वैल्यू है, 22 की, चाहिए किसकी, इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी कि 36 की चाहिए। तो 22 दूनी 44, 36, ये आ जाएगा आपका
7560 ये आपका आंसर है 7560 रुपीज। यानी कि उसने खरीदा है 75-60 का और 4620 रुपए का उसको लॉस हुआ है इसको बेचने के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो क्या कह रहा है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। देखो दो चीज होता है ये, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, जैसे दो टर्म दे देगा a और b एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो a इंटू बी जो होगा वो k के इक्वल होगा, और अगर यही डायरेक्ट होता तो a इंटू k जो होगा वो b के इक्वल होता है। ध्यान रखना ये डायरेक्ट में होता है फॉर्मूला और ये इनवर्सली में। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, यानी कि आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 1 में b की क्यूब। एक्चुअली फॉर्मूला यही होता है, तो a इंटू बी की क्यूब आप k के इक्वल मान लो। जैसे मैंने बताया था अगर वो इनवर्सली हो तो a इंटू बी k के इक्वल होता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्यूब के है तो a इंटू बी की क्यूब इज इक्वल टू k होगा। अब जरा गौर से देखो ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 2, यानी कि a अगर 3 है तो b की वैल्यू कितनी है 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, k की वैल्यू आ जाएगी 24। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 8/9 फाइंड b। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये इनके बीच में एक रिलेशन है कि एक दूसरे से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो k की वैल्यू हर केस में सेम ही रहेगा। तो क्या आप अगले क्वेश्चन में भी यही होगा a इंटू बी की क्यूब इज इक्वल टू k। अब a की वैल्यू है हमारे पास 8/9, b की क्यूब हमें पता नहीं है b की वैल्यू क्या है, और k पता है हमें 24 है। तो देखो 8 3 से 24, b की क्यूब इज इक्वल टू 27, सो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको और क्या डाउट रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। यू कैन शेयर माई चैनल टू दोज हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स और एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलता रहे। You can follow us on Facebook, Instagram and Telegram on AKB SSC Zone and this is my WhatsApp number। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ भेज सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल AKB SSC Zone में। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो अपलोड किया है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर को करने से पहले, इस क्लास को करने से पहले आप वो वीडियोस भी देख लो ताकि समझने में आसानी हो। तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 4। अब ये देखो ये प्रोपोर्शनल होता क्या है। अब जैसे मान लेते हैं 4 नंबर ऐसे A, B है, अगला C, D, E ऐसे हैं। तो B जो है ना वो A और C का मीन प्रोपोर्शनल है। D क्या है? A और C का मीन प्रोपोर्शनल है। C जो है ना वो A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल है, और D जो है ना वो A, B, C का फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो देखो कोई भी जो ये टर्म होता है ना इसको हम GP कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो जिसमें भी आपसे प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो B अपॉन में A होगा ना वो D अपॉन में C के इक्वल होगा, या फिर C अपॉन में B जो होगा वो इक्वल होगा B अपॉन में A के। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपके पास A दे रखा है, ओके से A दे रखा है 9 और B निकालना है आपको। मीन प्रोपोर्शनल होता है मिडल वाला, और C दे रखा है 4। तो जरा गौर से देखो कैसे निकाल सकते हो। A, B और C दे रखा है, तो जैसे मैंने बताया था ये सेम रेशो में होते हैं। तो आप ये कह सकते हो C अपॉन में B जो होगा वो इक्वल होगा B अपॉन में A के। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा B² इज इक्वल टू AC। तो ये एक्चुअली में मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है B² इज इक्वल टू AC। तो अब जरा गौर से देखो, तो यहाँ पे हम B² क्या निकाल सकते हैं, A इंटू में C। A हमारे पास 9 है और C हमारा 4 है, तो B² इज इक्वल टू 36। तो यहां से आपकी B की वैल्यू आ जाएगी 36। किसका रूट है 6 का, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन और है ऐसा ही। जैसे 18वां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 and 36। अब जरा गौर से देखो, इसमें आपके पास A दे रखा है 18, B दे रखा है 36,
एंड सी आपको फाइंड करना है। तो जैसे फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो यहां से सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी है हमारे पास 36, तो 36 इंटू 36 अपॉन में ए 18 है, एक 2, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 72। ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और एक नंबर फ्री के होते हैं, एक या दो नंबर। अगर प्री में मेंस में आते हैं तो 2 नंबर ये आपको इजीली दे देंगे, चाहे वो प्री में हो या मेंस में। तो मतलब 2 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो लेस देन 10 सेकेंड। 19 क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल कह रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए अब जरा गौर से देखो, ए है 12, बी है 16, डी सी है 18, डी आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी बताया था, देखो ए बी सी एंड डी। तो इसमें होता क्या है कि b अपॉन में a जो होगा वो इक्वल होगा c अपॉन में b के, और इक्वल होगा d अपॉन में b के। तो अगर मैं d अपॉन में c के, तो ये इस तरीके से होगा कि a और c का जो मल्टीपल होगा ना वो b और d के इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ac इज इक्वल टू bd। अब देखो a हमारे पास 12 है, c हमारा 18 है, b हमारे पास 16 है, d हमें निकालना है। तो d इज इक्वल टू 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 16। तो ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये 2। तो D यहां से आपका आ जाएगा 27 अपॉन में 2। ये अपॉन में आ रहा है, एक बार और देख लो क्या है, 12 इंटू 18 अपॉन में 16। तो 4 से किया 3, ये 4, ये 9, ये 2, तो ये 27/2 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो क्या क्या रहा है कि अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। अब देखो एक बैग है, उसमें कुछ 1 रुपए का है, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं। और जो रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो है 5:7:9, यानी कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 7 सिक्के हैं और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं। तो हमने इसको x में मान लेते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ 430 है। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज 5x आ जाएगा, 50 पैसे का 7x और 25 पैसे का 9x। ये तो नंबर्स है। अब अगर आप वैल्यू के बारे में बात करो तो देखो वैल्यू क्या होगा, इसकी 1, इसका 1/2, या फिर यू कैन से 0.5 और इसका 0.25 या फिर 1/4। क्योंकि देखो 25 पैसे की वैल्यू क्या है, 1/4 रुपए, 50 पैसे की वैल्यू 1/2। तो अगर आप टोटल वैल्यू के बारे में बात करो, यहां से टोटल वैल्यू यह आ जाएगा 5x, प्लस में यह आ जाएगा 7x/2 और यह आ जाएगा 9x/4। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज 430, यानी कि किसके इक्वल है, 430 के। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एलसीएम लिया 4, 20x प्लस 14x प्लस में 9x इज इक्वल टू 430। तो ये 20, 14, 34, 9, 43x इज इक्वल टू 430 इंटू में 4, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 40। देखो x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन कितना है, 7x, तो 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 280। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज करोगे तो क्या है ना, वो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो बेस्ट है यहाँ पे आप x लेके करो, हो सकता है 5 से 10 सेकंड ज्यादा लगे, बट आप हर क्वेश्चन इसी तरीके से कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A bag contains ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स एंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। ये एक्चुअली नंबर नहीं है, ये वैल्यू है, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ कॉइन्स है, ओके। In the ratio 30:11:7, if the total number of coin is 480, find the number of 50 पैसा कॉइन। अब जरा गौर से देखो, ये क्या कह रहा है, कुछ हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। तो इनकी जो वैल्यू है ये एक्चुअली में टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, ओके। टोटल वैल्यू का जो रेशो है वो 30 है, 11 है या 7 है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 1 रुपए का टोटल 30 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे मिला के 11 रुपए है और 25 पैसे के 7 है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स आप निकाल सकते हो यहां से। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ जाएंगे, 30 रुपए के लिए कितने 1 के सिक्के चाहिए, 30। 11 रुपए के लिए, देखो ये रुपीज में आप मान लो इसको, 11 रुपए के लिए कितने सिक्के चाहिए आपको, 22। क्योंकि देखो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए होता है और 25 पैसे का 4, तो 7 के लिए आपको कितना चाहिए, 28। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, यानी कि 30x
22x एंड 28x, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और इनका जो सम है वो दे रखा है क्वेश्चन में कितना 480। सो 30, 52, 80, 80x इज इक्वल टू 480। सो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहां से 6। अब आपसे पूछा क्या गया फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो 22x, तो यानी 22 इंटू में 6, तो यह आ जाएगा 132 कॉइन्स, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन है 132। तो ध्यान रखना अगर वैल्यू आए तो इस तरीके से करना है और अगर नंबर आए तो इस तरीके से करना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 710 रुपए को ए बी सी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 40 रुपए और सी को ए से 30 रुपए अधिक प्राप्त होता है। अब जरा गौर से देखो, 3 बंदे हैं ए, बी और सी। अगर मैं मान लू कि ए को x रुपए मिल रहे हैं, ओके, तो बी को कितना मिलेगा? देखो ए को क्योंकि बी से 40 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो बी को ए से 40 रुपए कम मिलेगा। और ये कह रहा है सी रिसीव्स 30 मोर देन ए, तो सी को कितना मिलेगा x प्लस 30। ये जरा गौर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी में 710 रुपए बांटा गया है, इस तरीके से बांटा गया है कि ए रिसीव्स 40 मोर देन बी, ए बी से 40 रुपए ज्यादा, अगर हमने इसको x मान लिया तो ये x माइनस 40 हो जाएगा, और सी को x से ए से 30 रुपए ज्यादा। तो अब ये दे रखा है कि तीनों को मिला के कितना दे रखा है 710 रुपीज। टोटल रुपीज तो 710 रुपए बांटा गया, तो अब इसको ऐड कर दो, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 710। सो 3x इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 240। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो a का शेयर क्या हो जाएगा 240 रुपए, क्योंकि x ही है। अगर b का पूछा जाता तो 200 और c का पूछा जाता तो 270 रुपए। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशो ऑफ एज ऑफ आशीष एंड अमर 5 years ago was 2:3। 5 year ago क्या रेशो था 2:3। हम अगेन इसको x में मान लेते हैं, 2x और 3x। ये है एक तरह से आप कह लो ये आशीष और ये अमर। The ratio of their age after 5 years will be 3:4। After 5 years कितना जाएगा 3:4। इसको हमें x लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि 5 साल पहले का रेशो था 2x इन 3x, यानी 5 साल पहले आशीष की उम्र 2x था और अमर का 3x। और 5 साल बाद यानी कि बीच का डिफरेंस कितना हो चुका है 10 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि देखो ये 5 साल पहले का है और ये 5 साल बाद का है। तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि 2x में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो ये 3 आ जाना चाहिए, और 3x में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो 4 आ जाना चाहिए। तो ये रेशो क्या आ जाएगा 3:4। आप इसे सॉल्व कर लो, 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 9x प्लस में 30। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10। अब देखो आशीष की उम्र 5 साल पहले 20 थी और अमर की 30। 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट एज क्या होगा, अगर ये 5 साल पहले का 20 है तो प्रेजेंट एज 25 और इसका 35। आप इसको ऐड कर लो, ये 60 आ जाएगा। ये मैंने x लेके करवाया है, आप चाहो तो इसको बिना x लिए हुए भी कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूं कैसे करोगे आप। से देखो 5 year ago क्या रेशो था 2:3, और आफ्टर 5 year क्या रेशो था 3:4। अब जरा गौर से देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक ना, और एक जो है ना एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या है 10 साल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 साल ही तो है ना, 5 साल पहले और 5 साल बाद, इनके बीच का डिफरेंस 10 है। तो जरा गौर से देखो 10 किसकी वैल्यू है 1 की। अब पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज तो बाद में निकालेंगे। 5 साल पहले इनकी एज कितनी थी 3 और 2 5, तो 50। ये 5 साल पहले ही था इन दोनों का सम, तो आज क्या हो जाएगा 10 और ऐड कर दो, सॉरी ये 70 आएगा आंसर, 10 नहीं 20 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 10 ओके। तो ये आपका 60 आ जाएगा, 10 ही ऐड करना होगा, सॉरी ये 60 थी, ठीक था, क्योंकि 5 साल हमसे प्रेजेंट एज पूछा गया ना, तो 5 साल के बाद का ही तो एज बताना है। तो 5 इसका तो 10 साल 60 आ जाएगा आंसर। लेकिन ये इस मेथड का एक प्रॉब्लम है, ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप x लेके करो
वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपसे। मैं चाहूंगा कि आप इस मेथड से करो रेदर देन दिस मेथड। इससे आपका टाइम बच सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं होगा। अगर सेम होता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंस 1 के बदले मान लो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो मुश्किल आ जाएगा। फिर आपको डिफरेंस मतलब इक्वल बनाना पड़ेगा। तो क्यों इतना मेहनत करना, बेस्ट है ये वाला मेथड। थोड़ा कैलकुलेशन, हल्का सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट आप इजीली कर पाओगे और इसमें आंसर सही आने के चांसेस भी ज्यादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या, तो मैं एक्स लेके करवाऊंगा ये भी। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स सन। सन का एज एक्स मान लो, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 3x। 5 years एगो, अगर हम 5 साल पहले की बात करें, अगर सन की अभी एज x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा x माइनस 5, और फादर का 3x माइनस 5। अब जरा गौर से देखो ये क्या कह रहा है, 5 साल पहले एज ऑफ सन वॉज 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर। 5 साल पहले बेटे की उम्र उसके पिता का 1/6 था, यानी कि यू कैन से x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 का 1/6। 6 को इधर ले आओ, 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये x इधर आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 3। ये एक्चुअली में प्रेजेंट एज है पुत्र, यानी कि सन। सन का पूछा गया तो 25/3, फादर का पूछा जाता तो 25। ये आपका आंसर हो जाता। चलता है अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर 3:8। देखो मीना और उसकी मम्मी दोनों के एज का क्या है रेशो, 3x और 8x। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। हमें 4 साल बाद का रेशो निकालना है। इफ आफ्टर 10 ईयर देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 35 ईयर। यानी ये कह रहा है कि जो रेशो है, प्रेजेंट एज का जो रेशो है मीना और उसकी मम्मी का, वो 3:8 है। आपसे पूछा गया 4 साल पहले क्या रेशो होगा, 4 साल बाद क्या रेशो होगा। अगर 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस 35 ईयर है, तो एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा भाई तुमसे 5 साल बड़ा है तो चाहे 100 साल बाद हो या 50 साल बाद, वो डिफरेंस 5 साल का ही रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि 8x माइनस 3x कितना है, 35 है। तो सो 5x इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी कि प्रेजेंट एज जो मीना की है वो 21 है और उसकी मम्मी की 56। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो एज आफ्टर 4 ईयर। तो आफ्टर 4 ईयर मीना की उम्र 21 प्लस 4 25 और उसकी मम्मी 56 प्लस 4 60। तो इसको ऐड कर लो, 5 5 5 12 है। ये आंसर है, 5:12। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर रोज इसमें कोई ना कोई वीडियो डाल रहा हूं, आप ताकि अपडेटेड रहो इस चैनल से। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKBSCC Zone। फेसबुक पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी वीडियो की। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।